सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 3 देख रहे हैं, मुद्रा और साख। हमने देखा दो लोगों के बारे में, कैसे उन्होंने ऋण लिया और क्या तरीके हैं, सलीम और स्वप्ना के बारे में। अब ऋण की शर्तें, अगर आप ऋण लेते हैं, चाहे आप किसी साहूकार से लें, आदमी से लें, मनी लेंडर से लें या फिर आप किसी बैंक से लें, तो हर ऋण का जो समझौता होता है उसमें बाकायदा जो इंटरेस्ट होगा या ब्याज दर वो निश्चित कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई कर्ज लेता है, कर्जदार है, और वो महाजन से या ये कहें किसी मनी लेंडर से पैसा लेता है, तो मान लीजिए उसने 100 रुपए लिए और इन्होंने कहा, महाजन ने, कि मैं आपको 20% पे दे रहा हूं, तो उसको 120 रुपए लौटाने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और चीज होती है, केवल ये नहीं कि आप किसी के पास गए और उसने आपको लोन दे दी, ऐसा नहीं होता। आपको कोई ना कोई सामान, कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई ऐसी वस्तु दिखानी पड़ेगी, या फिर जिसे हम कहते हैं समर्थक ऋणाधार, गिरवी रखने के लिए। ये क्योंकि अगर आपने पैसा नहीं दिया, आप 100 रुपए लिया आपने महाजन से और आप चले गए, कहीं भाग गए या आपने नहीं लौटाया, तो महाजन क्या करेगा या फिर बैंक क्या करेगा? तो इसके लिए गिरवी रखने के लिए महाजन आपसे मांग करता है, जैसे आपकी जमीन के कागज, आपकी इमारत के कागज, आपकी गाड़ी, पशु। बैंकों में जो पूंजी होती है उसमें गारंटी देना पड़ता है किसी को। कोई आप गए तो आपके साथ आप किसी को लेके जाएंगे, ये गारंटी देगा कि अगर आप 100 रुपए लेके वापस नहीं लौटा रहे हैं तो ये साहब देंगे। तो इससे गारंटी होती है कि अगर जो पैसे आपने लिए हैं वो जिसने भी दिए हैं उसको वापस मिलेंगे। तो ये उधारदाता की भुगतान प्राप्ति के लिए कुछ गारंटर, भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक या बैंकों में जो पूंजी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर बाई चांस आपने पैसा नहीं लौटाया, मान लीजिए, तो 100 रुपए का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बड़ा पैसा अगर आपने लिया, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए ले लीजिए, 10 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद आपने कहा कि या आप लौटाने की अवस्था में नहीं है या आप लौटा नहीं रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो अब जिसने आपको लोन दिया है वो आपकी संपत्ति या समर्थक ऋणाधार, जो मैंने नाम लिए, इनको बेच सकता है, इनको कहे लिक्विडेट करके ये पैसे निकाल सकता है, इसकी उगाही कर सकता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। आप जब किसी साहूकार के पास जाते हैं तो हो सकता है कि आप मौखिक तौर पे बात करें और वो आपसे कहीं अंगूठा लगवा ले या साइन करवा ले। उसमें वो बताएगा कि देखिए आपको ये देना है, ये आपने मुझे गिरवी रखा हुआ है, और अगर आपने मुझे पैसा नहीं लौटाया तो ये चीजें आपकी मैं ले लूंगा। अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक का बाकायदा एक कागज होगा और यहाँ पर लिखा रहेगा कि टर्म्स एंड कंडीशन, या कहें शर्तें। तो ये ऋण की शर्तें हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखी होगी कि ब्याज का दर क्या है, आपको 10% पे दिया जा रहा है, 20% पे दिया जा रहा है, कौन कौन से कागजात आपने लगाए हैं, भूमि के, ये जिसे कहते हैं समर्थक ऋणाधार, आपकी जमीन के, आपके जायदाद के, जो भी कागजात है वो यहाँ मेंशन होगा। और भुगतान आप कैसे करेंगे कि आपने मान लीजिए 1000 रुपए लिए हुए है, तो हर महीने आप 100 रुपए देंगे, हर महीने आप 100, जैसे 10% का अगर आप ब्याज दे रहे हैं तो हर महीने 110 रुपए लौटाएंगे। तो ये बिल्कुल इसमें बिल्कुल तय होता है। एक और चीज होती है आवास ऋण। तो आवास ऋण, इसका जरा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए लिए, कर्ज लिया। अब इस कर्ज का, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें आएंगी इसमें क्या है, कर्ज पर उनको कहा गया कि आपको 12% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, और ये 10 साल तक आप हर महीने, जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर 10 साल है तो 12 × 10 इतना कर दीजिए, यानी कि 120 किश्तों में आप इसे लौटाएंगे और 12% करके, जैसे 100 रुपए लिया तो 112 हर महीने आप लौटाएंगे। अब मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़े, क्योंकि अगर आप पैसा ले रहे हैं तो बैंक को ये तो पता करना है कि आप लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे। आपकी तनख्वाह देख के, बाकी और चीजें देख के बैंक ये आश्वस्त हो जाएगा कि हाँ आपने पैसा लिया है तो आप लौटाएंगे भी। तो बैंक ये आपके कागज एक ऋणाधार के तौर पे या ये ऋण देने का आधार के तौर पे रख लेते हैं
और ये मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर ये कागज या ये भी जो भी चीज बैंक ने रखी है वो वापस हो जाएगा। अलग अलग तरह के साख प्रबंध है। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा यहां पर। जैसे रोहित और रंजन, इन्होंने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में थोड़ा पढ़ा। अब उनके इलाके में किस किस तरीके से ऋण दिया जा रहा है वो जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। कौन कर्जदार होते हैं, कर्ज कौन लेते हैं, ऋण अगर आपने लिया है तो उसकी शर्तें क्या होगी। तो उन्होंने कुछ लोगों से बात की। तो 15 नवंबर 2006 की बात है। हम ये साहब सीधा दोनों खेतों में गए, जहां दिन के समय बहुत सारे किसान और मजदूर काम कर रहे थे। खेतों में आलू की फसल उगी थी। पहले वो सोनपुर एक छोटा सा गांव है जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद है। छोटे किसान शामल से मिलते हैं। अब देखिए, इसमें शामल की बात की जाएगी, अरुण की बात की जाएगी, रमा की बात की जाएगी। और ये कहानी इसीलिए है कि ये कहानी के तौर पे आप समझेंगे तो आप चीजों को और जज्ब कर पाएंगे, अच्छे से याद रख पाएंगे। तो शामल का ये कहना है कि उसके पास 1.5 एकड़ जमीन है और उसको हर मौसम में जोतने के लिए पैसा लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। तो उसने महाजन से कुछ साल पहले ऋण लिया और 5% मासिक ब्याज या इंटरेस्ट पर वो वापिस करता है, 7% वार्षिक। अब कुछ पिछले वर्षों में शामल ने बताया कि शामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% के मासिक ब्याज पे ऋण ले रहा है। जुताई की जब शुरुआत हुई उसके होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित जो जरूरतें हैं वो उसको दे देता है और फसल तैयार होने पर उसको वापस करना होता है शामल को। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से ये वादा लेता है कि अपनी फसल भी वो उसे ही बेचेगा, फसल बोएगा और हमें ही बेचेगा। इससे क्या होता है, व्यापारी बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि उसकी अदायगी हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय थोड़ी कम होती है, इसीलिए वह किसानों से कम कीमत पर खरीद लेता है और बाद में ये कहीं और जाकर ये जो व्यापारी है वो अच्छी कीमत में इसको बेचता है, मुनाफा कमाता है। तो व्यापारी को उस समय जो फसल है उसको खरीदने से मुनाफा हो रहा है और फिर ज्यादा कीमत पे बेचता है। अब बात आती है अरुण की। ये अरुण के पास गए, एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण सोनपुर के कुछ लोगों में से है जिन्होंने बैंक से ऋण लिया है। अब इस ऋण का जो वार्षिक ब्याज दर है कि एक साल में कितना ब्याज लगेगा, 100 रुपए पे 8.5% है और 3 वर्षों में उसे लौटाना है। अरुण की योजना ये है, इसका प्लान है कि वो फसल तैयार होने पर उसकी उपज का कुछ हिस्सा बेचेगा और इस ऋण को अदा कर देगा। बाकी जो आलू की फसल है उसको वो शीत भंडार गृह यानी कि कोल्ड स्टोरेज में रखकर, जहां पर चीजों को रखा जा सकता है, वो काफी समय तक रहती है, इसको रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरखास्त करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। बैंक उन किसानों के लिए ऐसी सुविधा देने को तैयार है और पहले भी खेती के लिए वे उससे ऋण ले चुके हैं बैंक से। अब रमा की बात करते हैं। रमा निकट का एक खेत है, पास का एक खेत है, कृषि मजदूर के रूप में काम कर रही है। साल के कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता। रोजमर्रा के खर्चों के लिए, मतलब खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है। कोई बीमार पड़ गया या कोई समारोह है तो उसके लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो एक मध्यम वर्ग भूस्वामी है, बहुत अमीर नहीं है, उस पर आश्रित है। जिसकी भूमि है उसे 5% मासिक ब्याज पे रमा को ऋण देता है। रमा उसको धीरे धीरे करके वापस करती है। तो रमा को नया ऋण लेना पड़ता है पिछले ऋण के लिए। वो पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती, उसको नया ऋण लेना पड़ जाता है। तो अब उसको 5,000 रुपए देने हैं अपने जो मालिक है उसको। तो भूस्वामी उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार तो करता नहीं है, फिर भी वो लगातार काम करती है क्योंकि उसको आवश्यकता पड़ने पर ये भूस्वामी ऋण देता है। रमा उनको बताती है कि सोनपुर में जो भूमिहीन लोग हैं उनके लिए ऋण का एकमात्र साधन यही है कि वो जो जमींदार है या फिर जो जमीन का मालिक है उससे ऋण ले। तो ये 3 अलग अलग तरीके के ऋण समझे हमने। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि किसी एक गांव में किस प्रकार से ऋण दिए जाते हैं, लोग किस किस तरीके से ऋण लेते हैं। अब सहकारी समिति ये होती है कि जहां पर लोग आपस में मिलकर एक समिति बनाते हैं। इसमें सरकार का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बैंक नहीं है। तो बैंकों के अलावा अगर सस्ते ऋण लेने हैं तो उसके लिए है सहकारी समितियां।
सहकारी यानी कोऑपरेटिव, मतलब ये लोग जो है वो आपस में मिलकर एक समिति बनाते हैं। अब सहकारी समिति के जो सदस्य हैं वही लोग होते हैं, वो अपने मतलब एक तरीके से कंबाइंड एक्टिविटी है। तो कई प्रकार की सहकारी समितियां पॉसिबल हो सकती है, जैसे किसान मिलके बना ले, बुनकर मिलके बना ले, या मजदूर औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो मजदूर हैं वो मिलके बना ले। अब कृषि सहकारी जैसे हम बात कर रहे हैं किसी गांव में हो सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 2300 किसान सदस्य हैं सोनपुर में। अब ये सदस्यों से पैसा लेती है और जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए कि कितना लोगों ने जमा किया है उस हिसाब से ऋण दे देती है। तो इस पूंजी का इस्तेमाल, सदस्यों का जो पूंजी उनको मिली है वो कर्ज देने के लिए किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बैंक करता है। यह ऋण जब लौटाया जाता है उसके बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है कि आपने हमसे लोन लिया, वापस कर दिया, अब आप दोबारा लोन ले सकते हैं। तो ये कृषि सहकारी समिति इसके अलावा भी, जैसे किसी को कृषि का उपकरण खरीदना है, कोई सामान खरीदना है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, खेती कृषि व्यापार करना या मछली पकड़ने के लिए कुछ करना है, घर बनाना है, और भी खर्चे हैं, उसके लिए ऋण देती है। तो ये आपस में लोग बैठ के तय करते हैं, चीजें बनाते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो सहकारी समिति बहुत ये सक्सेसफुल है और गांवों में खासतौर पे इन सब कामों में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो ऋणों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वाले जो औपचारिक है उसमें आते हैं, जैसे मैंने बताया कि सहकारी समितियां भी, और क्योंकि ये पूरी तरह मैनेज होती हैं, ये भी बैंकों की तरह काम करती हैं, तो बैंक और सहकारी समिति ये पहले वर्ग में आते हैं। अगर आप इसको ऑर्गेनाइज कह सकते हैं या फिर प्रॉपर कह सकते हैं अनौपचारिक, यानी कि अनऑर्गेनाइज, या ये कहें कि अनौपचारिक उधारदाता, ये कौन हो गए? जो साहूकार हो गए, व्यापारी, मालिक, आपके रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए। अब किसी दोस्त से लेने जाएंगे तो वो लिखा पढ़ी तो करेगा नहीं, आपके विश्वास पे दे देगा। रिश्तेदार भी ऐसे करेगा। तो यहाँ पर कुछ लिखा पढ़ी या फिर कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट उस तरीके से नहीं होता है, ये बातों पे, रिश्तों पे चलता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक इन खास तौर पे जो पहले वर्ग है बैंक, इनकी बैंकों की जो कार्य प्रणाली है, जो औपचारिक स्रोतों और सहकारी समिति बीच में आती है, उनकी अगर ये रजिस्टर्ड है, तो ऐसा नहीं कि कहीं आपने जो बीसी चलती है या फिर आप ये कहेंगे कुछ लोगों ने मिल के पैसे जमा कर लिया, वो नहीं। बाकायदा जो सरकारी रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत आती है और सरकारी अधिनियम रूल्स उनको फॉलो करती है, उन पे नजर रखती है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई का नजर रखने का जो तात्पर्य है, उसका मतलब ये है कि बैंक 15% पैसा रख रहा है कि नहीं रख रहा है, कि कोई जो भी लोगों ने जमा किया है उस पैसा, जैसे 100 रुपए है तो 15 रुपए वो रखता है कि नहीं रखता है। वो केवल अपने फायदे के लिए छोटे किसानों को छोड़ के, छोटे उद्योगों को छोड़ के, छोटे कर्जदारों को छोड़ के केवल बड़े व्यवसायी या बड़े व्यापारियों को ही तो पैसा नहीं दे रहा है, इस पे भी नजर रखता है आरबीआई। अनौपचारिक क्षेत्र जो होता है उसमें ऐसी कोई संस्था नहीं है, क्योंकि अगर आपका दोस्त रिश्तेदार दे रहा है और आपने लौटाया नहीं तो बस रिश्ते खराब होंगे, और ज्यादा क्या हो सकता है। अब एक चित्र दिखाना चाहूंगा आपको। यहां पर आप देखिए कि दो स्रोत मैंने बात की, एक अनौपचारिक स्रोत है और एक सरकारी या ये कहें कि औपचारिक स्रोत है। तो अनौपचारिक स्रोत में क्या क्या आते हैं? रिश्तेदार, मित्र हो गए, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, ये पार्ट हो गया। यहां पर आइए तो सहकारी समिति और व्यवसायिक बैंक, इसमें सारे परसेंटेजेस दिए हुए हैं कि कौन लोग किस तरीके से काम करते हैं और कितने कितने परसेंटेज ये बैंक लोन देते हैं। जो औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना अगर हम करें अनौपचारिक क्षेत्रक या उस सेक्टर से, तो ज्यादातर जो ऋणदाता है कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसका मतलब कि औपचारिक ऋणदाता यानी कि बैंक और सहकारी समितियां कम ब्याज में आपको पैसा देती है। लेकिन अगर आपको बहुत जरूरत है, आप किसी साहूकार के पास जा रहे हैं, तो वो जिस ब्याज दर पे आपको पैसा देगा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जरूरत है। तो ऋण की जो ऊंची लागत है, इसका मतलब यह है कि कर्जदार की आय का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो किस पे चला जाता है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए लिए किसी से और आपने इसको यूज किया और 110 रुपए कमाए या 120 रुपए कमाए प्रॉफिट। अब आपने 100 रुपए लिया था, मान लीजिए 10% लोन पे, तो आपको 110 रुपए देने हैं, आपको केवल 10 ही रुपए का तो प्रॉफिट बचा, 110 और 120 को माइनस करेंगे। तो कुछ मामलों में तो ऊंची ब्याज दर के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी ज्यादा हो जाती है। यानी आपने 100 रुपए कमाया, 20 या कहें 30% लोन पे लिया या 30% ब्याज पे लिया, आप कमाए 120 रुपए, लेकिन आप देखिए 10 रुपए तो एक्स्ट्रा हो गए, वो कहां से लाएंगे आप? 10 रुपए आपको अपने ऊपर से जेब से देने पड़ेंगे। तो अगर कोई
ऐसी सिचुएशन आती है तो ये हो सकता है कि कोई अगर अपना इंडस्ट्री शुरू करना चाहता है, नया काम शुरू करना चाहता है, तो वो ये सब अधिक लागत की भाई ऋण मैं लूंगा बैंक से या कहीं और से या किसी अनौपचारिक क्षेत्र से, और मुझे ज्यादा पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इसको देखते हुए अगर अनौपचारिक क्षेत्र को छोड़ा जाए तो बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए और मदद करनी चाहिए उन लोगों की जो वाकई में काम करना चाहते हैं, उद्यम करना चाहते हैं, रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। तो इससे लोगों की आय बढ़ सकती है अगर बैंक और सहकारी समितियां इस पे काम करें, अपनी फसल उगा सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और ये उद्यम लगा सकते हैं और इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य, यानी अगर आप ऐसा कर्ज दें जो सस्ता हो, लोग उसको ले सकें और अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें लौटा सकें, तो फिर बहुत बढ़िया होगा सभी के लिए। एक और चित्र मैं आपको दिखाऊंगा। ये शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक से आता है, कितना प्रतिशत अनौपचारिक से आता है। तो यहाँ पर गरीब परिवार का देखिए 85%, 85% ये पूरा का पूरा अनौपचारिक क्षेत्र से आता है। अगर अमीर परिवार है उसका 90% जो है वो औपचारिक क्षेत्र से आता है, यानी कि बैंक और सहकारी समितियों से आता है। बीच में आप देखिए थोड़ा परसेंटेज ऐसा है, कम संपत्ति वाले परिवार है वो 53% लेते हैं अनौपचारिक से, 47% लेते हैं आपके बैंक नहीं, यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र से। कोई समृद्ध परिवार है वो थोड़ा ज्यादा अनौपचारिक से नहीं लेता, 28% लेता है, औपचारिक से ज्यादा लेता है 72%। तो जितना जितना इनकम लोगों की बढ़ती है या पैसा है या फिर समृद्धि है, वो ज्यादा औपचारिक की तरफ जाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं ज्यादा अनौपचारिक की तरफ जाते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक में एक सवाल उठता है कि किसको क्या मिलता है, किसको क्या मिल रहा है। तो अगर हम शहरी क्षेत्रों के लोगों को देखें तो वो अनौपचारिक और औपचारिक की अगर तुलना की जाए तो ज्यादातर लोग जो है वो औपचारिक क्षेत्र से लेते हैं जो अमीर है। गरीब कहां से लेते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ परसेंटेज दिखाया आपको, जो ग्राफ हमने देखा 85%। अगर आप शहरी क्षेत्रों के जो निर्धन परिवार है वो कर्ज कहां से लेते हैं, वो साहूकारों से लेते हैं, वो दोस्तों से लेते हैं, वो मित्रों से लेते हैं। शहर में आ जाए जो अमीर परिवार है वो केवल 10% अगर जरूरत पड़े तो अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं, यानी कि लोगों से, दोस्तों से। बाकी 90% वो बैंकों और सहकारी समितियों से लेना पसंद करते हैं या उनकी पॉसिबिलिटी। तो अब यही तस्वीर अब ग्रामीण क्षेत्र में आ जाए, जो अमीर परिवार है वो औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार उनको वो ऋण ले रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा उन्हें लौटाना पड़ रहा है क्योंकि उसका ब्याज दर बहुत है। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, पहला ये है कि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का 50% से ज्यादा हिस्सा पूरा करता है। तो इसीलिए बार बार यही हमारे दिमाग में आ रहा है या हम समझ रहे हैं कि बैंकों और सहकारी समितियों को अपने काम खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाना चाहिए, ताकि कर्जदार जो अनौपचारिक स्रोत किसी साहूकार, मनी लेंडर, दोस्तों या किसी और से लेते हैं, उन पर निर्भरता ग्रामीण लोगों की कम हो। दूसरा, सभी लोग ऋण प्राप्त कर सके। हर आदमी, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, बैंक के पास जाए, सहकारी समितियों के पास जाए, उन्हें लोन मिले और उस तरीके से मिले, उस ऋण या ये कहीं ब्याज दर पे मिले जिससे उसका जीवन आगे कठिन ना हो और आसान हो। एक और चीज आती है ऋणाधार। एक गरीब के पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा। वो कैसे दिखाएगा बैंक को, वो कैसे दिखाएगा किसी सहकारी समिति को, उसके पास तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर एक पेच आ जाता है कि ऋणाधार नहीं होता है गरीबों के पास, तो वो ऋण इसीलिए बार बार अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहां पर उनको आसानी से पैसा मिल जाए, जहां उनको बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। यहाँ पर सरकार को, हम लोगों को काम करने की जरूरत है। हमने एक और मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगा। बांग्लादेश का एक ग्रामीण बैंक है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, तो ये ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश में है उसका उचित ब्याज दरों पर गरीब की ऋण जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसलिए आप देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो बांग्लादेश बहुत छोटा देश है, बल्कि हमारे बंगाल से भी छोटा होगा, और वो हमारे देश से काफी आगे है टेक्सटाइल में। उसका कारण क्या रहा? देखिए, अक्टूबर 2014 में ग्रामीण बैंक के 8.63 लाख सदस्य हैं। यहाँ पर बांग्लादेश के करीबन 80,000 से ऊपर गांवों में ये फैले हुए। तो इससे ऋण लेने वाली ज्यादा जो है महिलाएं, और इनका संबंध गरीब या कहें
गरीब परिवार या तबके से। इन कर्जदारों ने ये दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं क्योंकि वो पैसा लौटाती हैं, बल्कि और भी जो छोटे आय वाले हैं वो सफलतापूर्वक इस चीज को चला सकते हैं, ग्रामीण बैंक को। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लगा या हमें समझना चाहिए कि अगर गरीब लोगों को सही और सही उचित शर्तों पर ऋण दिया जाए तो लाखों लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियां हैं, काम हैं, जरिए हैं रोटी कमाने के, उससे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा, नोबेल पुरस्कार सम्मानित आदमी है ये। तो हमने देखा क्या, हमने मुद्रा करेंसी के अलग अलग तरीके देखे, बैंकिंग प्रणाली को समझा और देखा कि जैसे जो जमा करता है वो पैसे बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ जो कर्जदार हैं या ये कहें बैंक कर्जदारों को ऋण देते हैं। ऋण से बहुत अच्छे प्रभाव हो सकते हैं, यानी सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऋण से कई लोगों, जैसे स्वप्ना के बारे में देखा, सलीम को तो फायदा हुआ, स्वप्ना की हालत और खराब हो गई। ऋण के जो स्रोत हैं या ऋण के जो आप ये कहें सोर्सेज हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक हो सकते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक। अमीर परिवार ज्यादातर अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर नहीं रहते, औपचारिक स्रोतों से लेते हैं, बल्कि गरीब परिवार अनौपचारिक स्रोतों से पैसा लेते हैं। उनको इस पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि ऋण आधार की प्रॉब्लम है, बाकी वो और चीजों को शायद इलिटरेसी के कारण भी ये हो सकता है। तो जरूरी ये है कि हम जो महंगे अनौपचारिक ऋण है जो मनी लेंडर दे रहे हैं या फिर कोई साहूकार दे रहा है, उससे गरीबों को बचाएं और बैंकों और सहकारी समितियों से जो हिस्सा ये लोगों को दे रहे हैं, गरीबों को ऋण देने में ये ज्यादा हिस्सा होना चाहिए। सरकार इस पे ध्यान दे रही है और भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये बात हुई इस मनी और क्रेडिट चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।